रुद्र के धमकाने पर प्रत्यक्षा ने जवाब देते हुए कहा, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, और बुरा अंजाम तो अब तुम्हारा होगा। जब मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे अगवा किया गया है, बेचा गया है, खरीदा गया है, मेरी इज्जत लूटी गई है, तो मैं क्यों ना बोलूं? इस आदमी ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की। मैं आप सबसे इंसाफ मांगती हूँ। पंचायत का काम है इंसाफ दिलाना, तो फिर मुझे इंसाफ दिलाएं। प्रत्यक्षा के ऐसा बोलने पर चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। ये बताओ बिटिया, किसने की तुमसे शादी? प्रत्यक्षा रुद्र की तरफ इशारा करते हुए सरपंचों से गिड़गिड़ाने लगी। इसे सजा दीजिए। इस इंसान ने, जिसने मुझे आप सबके सामने जानवर की तरह बांध रखा है, इसी ने मेरी इज्जत लूटी और फिर शादी की। प्रत्यक्षा की बात सुनकर जहां एक तरफ भीड़ में हलचल मची हुई थी, वहीं सरपंच आपस में चर्चा करने लगे थे। वहीं प्रत्यक्षा अभी भी चुपचाप 2 दिन की भूखी प्यासी बेबस होकर इंसाफ की उम्मीद लगाए खड़ी थी। उधर किरण अम्मा ने फैसला पूरी तरह से पंचायत के पंच प्रधानों पर छोड़ दिया था और फिर सरपंच वहां खड़ी भीड़ से कहने लगा, गांव वालों, अब सब शांत हो जाइए। तो मामला यह था कि गांव की एक जवान बिटिया 2 दिन से घर से गायब थी और अचानक से ही देखो शादी के जोड़े में दिख रही है। ये देखो इसको। ये लड़के की हालत देखकर बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा इसके साथ। और अब नए मामले सामने आए कि इसको अगवा किया गया था, इसका बेचना खरीदना हुआ होगा और अब शादीशुदा भी है। तो अब फैसला ले लिया गया है और फैसला यह है कि यह दुश्मन गांव का आया हुआ लड़का जो लड़की के पीछे खड़ा है, उसने ही इससे शादी की होगी और इसी को खरीदा भी होगा। और अब हम सब चाहते हैं कि फैसला होने से पहले प्रत्यक्षा अचानक ही जमीन पर गिर गई। कमजोरी और धूप की वजह से प्रत्यक्षा चक्कर खाकर जमीन पर बेसुध सी पड़ी थी। प्रत्यक्षा काफी घंटे बेहोश रही, लेकिन उसे अब होश आने लग गया था। जैसे ही उसने आंखें खोलनी चाहिए, उसके सिर में जोर का दर्द शुरू हो गया। प्रत्यक्षा को शायद किसी ने सहारा दिया हुआ था, लेकिन उसके कानों में कुछ आवाज सी पड़ रही थी। प्रत्यक्षा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उससे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन प्रत्यक्षा एक झटके के साथ अचानक से होश में आई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जजमान, आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। प्रत्यक्षा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने पाया वो शादी के मंडप के पास बैठी हुई थी। उसने जैसे ही सर उठाकर देखा, उसकी रूह कांप गई। उसके सर पर चुनरी पड़ी हुई थी, हाथ अभी भी बंधे हुए थे, साथ ही उसके सर पर पड़ी चुनरी का गठबंधन हुआ था। प्रत्यक्षा को संभालकर उसकी भाभी बैठी हुई थी। जब प्रत्यक्षा छटपटाने लगी तो भाभी हितिका ने रोती हुई आवाज में धीरे से कहा, बिटिया, ऐसा ना करो, अब कुछ नहीं हो सकता। इस लड़की के हाथ पैर जरा ढंग से पकड़ के रखना, इस बार उड़ने ना पाए। प्रत्यक्षा ने देखा कि 2 हाथ बढ़ते हुए प्रत्यक्षा के गले की तरफ मंगलसूत्र लेकर आ रहे थे। प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और खुद को उस मंगलसूत्र से दूर करते हुए खींचातानी शुरू कर दी। लेकिन कमजोर प्रत्यक्षा कितनी देर तक छटपटाती, और फिर उन हाथों ने प्रत्यक्षा को जोर से पकड़ा और जबरदस्ती ही उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। अब ब्याह की अंतिम विधि पूरी की जाएगी। सिंदूर को अपनी अनामिका उंगली से उठाइए और कन्या की मांग में भरिए। प्रत्यक्षा झटपटाई जा रही थी और साथ ही चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी प्रत्यक्षा के घूंघट को उठाते हुए एक हाथ आगे बढ़ा। प्रत्यक्षा अपनी घबराई हुई नम आंखों से उस हाथ को देख रही थी और फिर एक चुटकी सिंदूर को उसकी मांग में लगाया गया। प्रत्यक्षा अब जान चुकी थी कि यह किसी रिश्ते की नहीं बल्कि अनर्थ की शुरुआत है। प्रत्यक्षा की मांग जिसने भरी थी वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। पंचों के आदेश पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के साथ बेहोशी की हालत में एक बार फिर शादी की। जिस इंसान ने उसकी इज्जत लूटी थी, उसी से प्रत्यक्षा का रिश्ता जोड़ा गया था। प्रत्यक्षा एकदम से शांत हो गई, जैसे किसी सदमे में चली गई हो। उसके परिवार ने उसे मुजरिम समझकर दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। तभी प्रत्यक्षा को पंडित जी की आवाज आई और वो सदमे से होश में आई। ब्याह संपन्न हुआ।
आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। दोनों ही ठाकुर परिवार अब एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़े हैं और संबंधी हो गए हैं। कोई जरूरत नहीं हमारे आशीर्वाद की। हमारा काम था न्याय दिलाना और सजा देना। दोनों ही काम पूरे हुए। इस इज्जतदार गांव में इज्जत को ही ऊपर रखा जाता है। इस लड़की की तो इज्जत अब रही नहीं। इसको ससुराल वाले लेकर जा सकते हैं। जब रुद्र आगे बढ़ा तो उसका दुपट्टा फंस गया। इससे उसके कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर प्रत्यक्षा की तरफ देखा। प्रत्यक्षा चुपचाप खड़ी थी। कुछ रिश्ते दुनिया की नजरों में रिश्ते होते हैं, लेकिन असल में ऐसी जंजीर बन जाते हैं जिससे सिर्फ दम घुटता है और लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। हितिका रुद्र की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि प्रत्यक्षा का रिश्ता आखिर किस खानदान में जोड़ा था। शादी के बाद विदाई की रस्म हुई, लेकिन प्रत्यक्षा को विदा करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। रुद्र गुस्से में प्रत्यक्षा को गोद में उठाकर आगे बढ़ रहा था। रुद्र की जीप सामने खड़ी थी। रुद्र ने उसमें प्रत्यक्षा को बैठा दिया और फिर वहीं से उसे लेकर निकल गया। प्रत्यक्षा खुद में इतनी उलझी हुई बैठी थी कि उसे किसी बात का होश नहीं था। तभी जीप रुकी और रुद्र नीचे उतरा और बिना प्रत्यक्षा को जीप से उतारे आगे बढ़ गया कि तभी एक भारी भरकम जोरदार आवाज ने रुद्र के कदमों को रोक दिया। नई बहुरिया ला रहे हो? हमारे नारायण महल की चौखट को अकेले न लांघो। गृह प्रवेश होगा पहले। खड़े रहो चुपचाप वहीं। प्रत्यक्षा के कानों में ये सभी बातें पहुंच रही थी, लेकिन वो अभी भी सहमी हुई थी। इस पर रुद्र गुस्से में वापस आया और उसने प्रत्यक्षा के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अब से इतना ध्यान रखना कि अपने कान आंख खुले रखना और मुंह हमेशा के लिए बंद रखना। अब जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसा वैसा करती रहो। प्रत्यक्षा बस लाश की तरह वहां मौजूद थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कहीं और ही खोई हुई थी। वहीं चौखट पर ठीक सामने ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर नारायण सिंह चौहान, जिन्हें रुद्र के गांव के लोग बाबा साहब कहकर बुलाते थे। अरे भाई, बहुरिया के स्वागत की तैयारियां करो। रस्म पूरी करनी है कि नहीं? हुक्म मिलते ही नौकरों ने जल्द से जल्द इंतजाम किया। एक कलश रखा गया जिसमें चावल के दानों को भर के फूलों से सजाया गया। लाल रंग से भरी हुई एक थाली रखी गई जिसमें से चलकर प्रत्यक्षा को गृह प्रवेश करना था, लेकिन कमजोरी के कारण उसके पैर जमीन पर मजबूती से नहीं पड़ रहे थे। रुद्र ने जैसे ही प्रत्यक्षा को जमीन पर उतारा, प्रत्यक्षा वापस से लड़खड़ा गई। लगता है मरी हुई चिड़िया जैसी हमारी बहुरिया। सहारा दो अपनी दुल्हन को। प्रत्यक्षा वापस से लड़खड़ा गई। सभी लोग प्रत्यक्षा का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रत्यक्षा अपने पांव से कलश को गिराकर महल में कदम रखेगी, लेकिन प्रत्यक्षा खामोश खड़ी थी। इस पर रुद्र ने आंखें फैलाते हुए प्रत्यक्षा पर जोर से चिल्लाया। तुम्हें समझ नहीं आता क्या करना है? अपने कदम आगे बढ़ाओ और कलश गिराओ। रुद्र ने प्रत्यक्षा की कमर को जोरों से पकड़ा और प्रत्यक्षा के पांव को कलश पे मार दिया। अंधी और बहरी हो गई हो क्या, जो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है? प्रत्यक्षा डरी हुई सी लाल रंग में रंगे हुए कदमों के साथ घर में प्रवेश कर रही थी। बाबा साहब इस नजारे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने अपने नौकरों से कहा, ए, तुम लोग अपना काम कर दिए हो ना? किए कि नहीं जो हमने बोला था? हाँ मालिक, जैसा बताया है आपने वैसा ही किया है। ए रुद्रा, ऊपर जा कमरे में बहुरिया को लेकर। थक गई होगी बेचारी। रुद्र ने ऐसा ही किया। वो प्रत्यक्षा को एक कमरे में लेकर गया। कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था, लेकिन रुद्र गुस्से में आगे बढ़ा और प्रत्यक्षा को सजे हुए बेड पर जोर से फेंकते हुए प्रत्यक्षा से दांत पीसते हुए कहने लगा, तो आज सुहागरात है हमारी, जानती हो ना तुम ये? प्रत्यक्षा सुहागरात शब्द सुनते ही खुद को संभालते हुए बेड पर सिमट सी गई। रुद्र बेड पर धीरे से चढ़ते हुए प्रत्यक्षा को गुस्से में घूर रहा था। उसने प्रत्यक्षा का एक पैर पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने करीब कर लिया।